गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि होल नंबर्स का जो फर्दर डिस्कशन है वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि होल नंबर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या कुछ है, कैसे होल नंबर्स हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। पिछले एक्सरसाइज में पिछले सेशन में वीडियो में हम लोग क्या एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किए थे होल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, आज एक्सरसाइज 2.2 वाला सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना होगा। कुछ प्रॉपर्टी है होल नंबर का, वो सब जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखो एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी होगा तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो तीन प्रॉपर्टी है ये मेन तीन यही है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले ये तीनों हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दो तीन और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है वो हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये जो होल नंबर का जो प्रॉपर्टी है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एडिशन के लिए डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्कस करेंगे, डिवीजन के लिए डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस करेंगे। मतलब क्या, एडिशन के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, उसके बाद डिवीजन के लिए करेंगे, उसके बाद एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे। इनमें से ये जो डिवीजन वाला है ना, ये डिवीजन वाला तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों ही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डिवीजन वाला एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ ये तीनों ही करेंगे। लेकिन चारों ही एक्चुअली होता है हम लोग का सिलेबस में, ये तीनों है इसलिए तीनों ही हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा तो पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। ये साइन हम दे रखे हैं, एडिशन के लिए क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो कि ए और बी दोनों अगर होल नंबर है, ए और बी दोनों अगर होल नंबर है तो दोनों का सम ए प्लस बी भी होल नंबर ही होगा। ठीक है, अगर a प्लस बी होल नंबर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए और बी ये दोनों होल नंबर क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, मान लो कि a और b दो होल नंबर है। अगर a और b दोनों होल नंबर है तो a प्लस बी भी तुम्हारा क्या होगा, होल नंबर ही होगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। मान लो कि a तुम्हारा है 3 है, b तुम्हारा 4 है। मान लो कि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, तो a प्लस बी मतलब क्या, 3 प्लस 4 मतलब 7, तो 7 भी होल नंबर है। 3 और 4 जैसे होल नंबर था, 7 भी होल नंबर है। मतलब क्या, तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में एडिशन के लिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर a प्लस बी होल नंबर नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे a और b अगर होल नंबर है तो a प्लस बी भी होल नंबर होगा, इसलिए एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है कि a और b अगर अलग से होल नंबर है तो a प्लस बी भी होल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा ये एडिशन के लिए हो गया। अभी सब्ट्रैक्शन में आते हैं, सेम चीज क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है। एडिशन के लिए जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा था, सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एडिशन के लिए जैसा था सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए वही होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ए और बी अगर होल नंबर है तो ए माइनस बी तुम्हारा क्या होगा, होल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम कंडीशन अप्लाई करोगे तब होगा। कैसा कंडीशन, देखो पहले कंडीशन हम बाद में बोल रहे हैं। ठीक है, पहले हम सिर्फ ये तुमको बोल रहे हैं कि कंडीशन के बारे में भी भूल जाओ, पहले सिर्फ ये समझो कि ए और बी अगर दोनों होल नंबर है तो ए माइनस बी तुम्हारा क्या होगा, होल नंबर नहीं होगा। क्यों, देखो मान लो ए को हम मान लिए 2 है और बी को मान लिए 5 है। ठीक है, ए का वैल्यू मान दिया 2 है, बी का वैल्यू मान दिया 5 है, तो a माइनस बी क्या होगा, 2 माइनस 5 मतलब -3। अब देखो -3 तुम्हारा होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। a और b होल नंबर था, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, मतलब a और b दोनों ही होल नंबर है। लेकिन a माइनस बी अगर तुम करोगे तुम्हें -3 मिल रहा है। ठीक है, जो कि होल नंबर नहीं है। मतलब a और b होल नंबर है लेकिन a माइनस बी होल नंबर नहीं है। मतलब तुम क्या बोलोगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है,
क्योंकि अगर सेटिस्फाई होता तो ए और ए माइनस बी मुझे होल नंबर मिलता, जो कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसमें कंडीशन अप्लाई करो, कंडीशन अगर अप्लाई करो तब जाके तुम बोलोगे कि हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। कैसा कंडीशन? देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी तुम सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी का चॉइस करोगे ना, हमेशा याद रखना ए और बी अगर दोनों होल नंबर है तो ए माइनस बी होल नंबर तभी होगा अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये है तुम्हारा कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी, ए को बी से बड़ा होना है। अगर ये वाला कंडीशन तुम लिखोगे, ये वाला कंडीशन बोलोगे, तब जाके तुम बोल सकते हो कि हाँ ए और बी दोनों अगर होल नंबर है तो ए माइनस बी भी होल नंबर होगा, लेकिन ए को बी से बड़ा होना होगा, ये कंडीशन होना होगा। कंडीशन को देखना पड़ेगा, तब जाके तुम बोल सकते हो हाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एडिशन को कर रहा था वैसे ही सब्ट्रैक्शन को भी करेगा। मतलब ए का जो तुम वैल्यू लोगे ना वो बी से बड़ा होना होगा। पिछले वाले एग्जाम्पल में हम क्या, ए का वैल्यू 2 लिए थे, बी का वैल्यू 5 लिए थे, ए का वैल्यू छोटा लिए थे, बी का वैल्यू बड़ा लिए थे, इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अभी ए का वैल्यू तुम्हें बड़ा लेना होगा। ए का वैल्यू मान लो तुम 5 है, बी का वैल्यू 2 है। अभी तुम ए माइनस बी करो, 5 माइनस 2, देखो ए बी जैसे होल नंबर था, ए माइनस बी करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 भी होल नंबर है, मतलब ए और बी अगर होल नंबर होगा तो ए माइनस बी भी होल नंबर होगा। मतलब क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, करेगा, लेकिन कंडीशन देना पड़ेगा तुमको, ए ग्रेटर देन बी होना होगा, ए का वैल्यू बी से बड़ा होना होगा, तभी होगा। मतलब हम लोग क्या सीखे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन कंडीशन लाना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन के लिए कोई कंडीशन वगैरह नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो ए और बी अगर दोनों होल नंबर है तो ए मल्टीप्लाई बी भी तुम्हारा होल नंबर ही होगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। जैसे एग्जांपल चॉइस करो, ए का वैल्यू मान लो 5 है, बी का वैल्यू मान लो 3 है, तो 5 मल्टीप्लाई 3 ए इंटू बी कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, जो कि एक होल नंबर है। मतलब क्या हुआ? ए और बी अगर होल नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हें होल नंबर ही मिलेगा। मतलब क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये तीनों के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों के लिए ही क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझना होगा तुमको, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के ऊपर सम आएगा। एक्सरसाइज में सम है प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी अगर ठीक से नहीं समझोगे तो सम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ये भी सेम एडिशन के लिए होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। तो पहले एडिशन के लिए हम लोग देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? मान लो कि ए और बी दोनों होल नंबर है। ठीक है, तो ए और बी अगर दोनों होल नंबर है तो ए प्लस बी करके तुम्हें जो मिलेगा बी प्लस ए करके वही मिलेगा, सेम मिलेगा, रिजल्ट सेम आएगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम बोल सकते हो कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जो कि एडिशन के लिए सेटिस्फाई होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि दोनों सेम ही आएगा। तुम ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों सेम रिजल्ट आएगा। वैल्यू चॉइस कर लो। मान लो कि ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 2 है, मान लो, तो यहाँ पे ए वैल्यू को बिठाओ तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू बिठाओ, देखो तुम्हें 6 ही मिलेगा। मतलब सेम हो रहा है। मतलब ए प्लस बी जैसा होगा बी प्लस ए वैसा ही होगा, सेम रिजल्ट होगा। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है एडिशन के लिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए ये सेम चीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? देखो, ए और बी दोनों होल नंबर है, मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी करके तुम्हें जो मिलेगा बी माइनस ए करके तुम्हें उतना ही मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा सेम। ए माइनस बी जो होगा बी माइनस ए सेम रिजल्ट नहीं होगा, ये क्या होगा? अनइक्वल होगा। तुम एग्जाम्पल से समझो, पिछले वाला एग्जाम्पल लो, ए का वैल्यू 4 मान लो, बी का वैल्यू 2 मान लो। ठीक है, तो वैल्यू बिठाओ, ए माइनस बी मतलब 4 माइनस 2 कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। यहाँ पे बी माइनस है, वैल्यू बिठाओ, तुम्हें कितना मिल रहा है? -2 मिल रहा है। देखो जो इक्वल नहीं है, ये ए माइनस बी करके तुम्हें 2 मिल रहा था, बी माइनस ए करके -2 मिला। तो 2 और -2 तो दोनों सेम नहीं है, अलग है। तो मतलब क्या? ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए से इक्वल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है। एडिशन के लिए हो रहा था, क्योंकि एडिशन के लिए सेम आ रहा था, इसीलिए। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। मतलब क्या? ए और बी दोनों अगर होल नंबर है, ठीक है, तुम्हें ए मल्टीप्लाई बी करके जो मिलेगा बी मल्टीप्लाई ए करके सेम मिलेगा, दोनों सेम होगा, इसलिए सेटिस्फाई हो रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तुम वैल्यू चॉइस कर लो, वैल्यू मान लो, ए का वैल्यू मान लो 4 है, बी का वैल्यू मान लो 2 है।
तो ए का जगह 4 बिठाओ, बी की जगह 2 बिठाओ, तो कितना आएगा 4 इंटू 2 8। ठीक है, यहाँ पे बी का जगह 2, ए का जगह 4, तो यहाँ पे भी देखो तुम्हें 8 ही मिलेगा। मतलब क्या हुआ, दोनों सेम है। यहाँ पे ए इंटू बी करोगे फिर भी 8 आएगा, बी इंटू ए करोगे फिर भी 8 आएगा, मतलब दोनों सेम है। मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये सब इरेज कर दिए हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें 3 होल नंबर चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े, 2 होल नंबर से हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें 3 होल नंबर चाहिए। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग एडिशन में। एडिशन में देखेंगे, देखो मान लो कि तीनों होल नंबर तुम्हारे पास है ए, बी और सी। ठीक है, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई होगा तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे कि ए प्लस बी करोगे और सी को बाहर छोड़ दोगे, ये करोगे तो जो आएगा तुमको, ऐसा करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। मतलब क्या, देखो यहाँ पे भी ए बी सी तीनों होल नंबर है, यहाँ पे भी ए बी सी तीनों होल नंबर है। हम क्या किए, सिर्फ ब्रैकेट का जो पोजीशन है, पोजीशन को चेंज कर दिए। यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर रखे, सी को बाहर कर दिए। यहाँ पे हम लोग बी और सी को ब्रैकेट के अंदर रखे तो ए को बाहर कर दिए। ठीक है, तो जो भी करोगे रिजल्ट तुम्हारा सेम आएगा, सिर्फ ब्रैकेट का पोजीशन हम बदल दिए। यहाँ पे ए और बी को एक साथ रख के सी को अलग किया, यहाँ पे बी और सी को एक साथ रख के ए को अलग कर दिए। ठीक है, तो जैसे भी करो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, तो इसको बोला जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आंसर सेम आएगा तो, लेकिन एडिशन के लिए सेम आता है। तुम एग्जांपल चॉइस करो, ए का वैल्यू मान लो 2 है, बी का वैल्यू मान लो 3 है, सी का वैल्यू मान लो 4 है। तो यहाँ पे बिठाओ, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, यहाँ पे ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4। देखो अब रूल क्या है, ब्रैकेट वाला पोर्शन का काम हम लोग पहले करते हैं। डीएमएस रूल पढ़े थे, बॉदमास रूल पढ़े थे हम लोग, ब्रैकेट वाले पोर्शन का काम पहले होता है। तो 2 3 5 होगा, यहाँ पे 4, तो 5 4 कितना होता है 9 होता है। यहाँ पे भी देखो 9 ही आएगा, 3 + 4 7, तो 2 + 7 कितने 9 हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो 9, यहाँ पे भी देखो 9, दोनों सेम है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्ट सेम आ रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एडिशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेम चीज अगर तुम सब्ट्रैक्शन में पढ़ोगे, तुम देखोगे कि सब्ट्रैक्शन में तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग a माइनस बी किए, ये c कर दिए, अच्छा उसके बाद अगर मान लो a माइनस बी माइनस सी ऐसा किए, ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं आएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल देखो, वैल्यू दिया हुआ है, तुम चॉइस करो, बिठाओ वैल्यू बिठाओ। देखो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू तुम्हारा 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 4। तुम करो, देखो 2 - 3 कितना आता है -1, ये -4, ये -5 आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 - 4 कितना आता है -1। ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 माइनस करो, b का वैल्यू तो 3 था, c का वैल्यू 4 था। ठीक है, तो 3 - 4 करो, 3 - 4 करो तो -1 आएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस और माइनस मिलकर +1, तो 2 + 1 कितना आएगा 3 आएगा। देखो यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 आ रहा है। मतलब क्या, तुम ये जो a माइनस बी और c को, a माइनस बी को ब्रैकेट करके c को छोड़ दी, यहाँ पे तुम्हें जो रिजल्ट मिला करके, यहाँ पे तुम्हें अलग रिजल्ट मिला। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन के लिए सेम हो रहा था, सब्ट्रैक्शन के लिए सेम नहीं आ रहा है। मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, एडिशन के लिए सेम आ रहा था, इसलिए एडिशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेम चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो a और b को हम इस तरीके से ब्रैकेट किए, c को खुला छोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a को खुला छोड़ दिए तो b और c को ब्रैकेट किए। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी 2 नंबर को तुम ब्रैकेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि a और b को ही करना है, तुम b और c को करो ना, या फिर a और c को ब्रैकेट करो ना, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट तुम किसी भी 2 होल नंबर में कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट को, ऑर्डर को बदल देना है, करके देखना है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आएगा। तुम देखो वैल्यू पुट करो, देखो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 था, c का वैल्यू 4। ठीक है, करो, देखो 2 3 कितना आता है 6 × 4, 6 4 24। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 4 12, 2 12 24। देखो दोनों जगह 24 सेम वैल्यू आया। मतलब क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर सेम वैल्यू नहीं आता तुम बोलते सर सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, मतलब हम लोग क्या सीखे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या है? ठीक है, देखो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा होल नंबर है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा होल नंबर है जिसके साथ तुम कोई भी होल नंबर ऐड करोगे ना तो वही होल नंबर तुम्हें वापस मिलेगा। ठीक से सुनना, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को तुम किसी भी होल नंबर के साथ ऐड करोगे तो वही होल नंबर तुम्हें वापस मिलेगा ऐड करके। अब जो नंबर तुम ऐड कर रहे हो वही तुम्हारा एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे कि मान लो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है, तुम जीरो को किसी भी नंबर से तुम ऐड करो वही नंबर तुम्हें घूम के वापस मिलेगा। जैसे कि मान लो तुम 10 के साथ जीरो ऐड करोगे तो तुम्हें 10 ही मिलेगा, 5 के साथ जीरो ऐड करोगे तो 5 ही मिलेगा, 8 के साथ जीरो ऐड करोगे तो 8 ही मिलेगा। मतलब क्या, जिस नंबर से तुम जीरो ऐड कर रहे हो तुम्हें वही नंबर वापस मिल रहा है, इसलिए तुम्हारा क्या होगा? ये जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एडिशन के लिए, इसलिए हम लोग क्या एडिटिव दिए। मतलब क्या, जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो के साथ तुम कोई भी नंबर जोड़ोगे तो जो नंबर तुम जोड़ रहे हो वही तुम्हें मिलेगा, इसलिए जीरो तुम्हारा क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है? तो बुक में देखना दिया हुआ है, ए एक ऐसा होल नंबर है, इसके साथ अगर तुम जीरो ऐड करोगे तो जो होल नंबर तुम ऐड किए वही तुम्हें वापस मिल रहा है। मतलब a प्लस जीरो इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा। अगर इसको तुम ऑर्डर को चेंज कर दिया, मतलब जीरो को पहले लिख दिए ए को बाद में लिख दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सेम ही आएगा रिजल्ट। आगे लिखो या बाद में लिखो, बात सेम है। मतलब क्या, a प्लस जीरो करोगे फिर भी ए हो रहा है, जीरो प्लस ए करोगे फिर भी ए हो रहा है। तो क्योंकि जीरो तुम जोड़ रहे हो ना दोनों केस में, अब पहले लिखो या बाद में लिखो वो अलग बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट तुम जोड़ रहे हो दोनों केस में। मतलब तुम क्या लिख सकते हो? a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए लिख सकते हो, क्योंकि a प्लस जीरो भी ए, जीरो प्लस ए भी है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो दोनों को आपस में इक्वल कर दिए, इसलिए हम जीरो को क्या बोला जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो सबट्रैक्शन के लिए क्या होता है। ये तो एडिशन के लिए हो गया। देखो सबट्रैक्शन के लिए ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे एडिशन के लिए तुम्हारा जीरो एडिटिव आइडेंटिटी हो रहा था, सबट्रैक्शन के लिए ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि सबट्रैक्शन के लिए ये जो हम लोग जो रिलेशन लिखे ना थोड़ी देर पहले, a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, ये जो रिलेशन लिखा ना, रिलेशन तुम फॉर्म नहीं कर सकते। सबट्रैक्शन के लिए फॉर्म नहीं होगा, एडिशन के लिए फॉर्म हो रहा है, सबट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर जीरो तुम किसी होल नंबर से माइनस करोगे ना, ठीक है, तो देखो a से अगर जीरो तुम माइनस करोगे तो तुम्हें a ही मिलेगा, ये सही है। लेकिन जीरो को अगर तुम पहले लिखे a को बाद में लिखे ना, तब तुम्हारा आंसर क्या? माइनस ए हो जाएगा, तब a नहीं होगा। ठीक है, जीरो से अगर तुमको कोई होल नंबर से अगर तुम जीरो माइनस कर रहे हो, मतलब मान लो कि a एक होल नंबर है, a से तुम जीरो माइनस कर रहे हो, तो जो होल नंबर से तुम जीरो माइनस कर रहे हो तुम्हें वो होल नंबर ही मिलेगा आंसर में। ठीक है, लेकिन जीरो को तुम देखो पहले केस में बाद में लिखे हो, अभी जीरो को अगर तुम पहले डाल दोगे उससे तुम होल नंबर माइनस करोगे, मतलब जीरो से अगर तुम होल नंबर माइनस करोगे तो तुम्हारा माइनस ए आएगा। मतलब पहले केस में तुम क्या होल नंबर से जीरो माइनस कर रहे थे, अभी तुम जीरो से होल नंबर माइनस किए, तो देखो दोनों केस में क्या आंसर तुम्हारा सेम नहीं आया है। मतलब तुम ऐसा लिख नहीं सकते a माइनस जीरो क्या, ये जीरो माइनस ए से इक्वल नहीं हो रहा है। अगर इक्वल होता तो तुम बोल सकते हाँ कि सर जीरो तुम्हारा सबट्रैक्शन के लिए भी आइडेंटिटी होता, लेकिन जीरो सबट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि तुम ऐसा लिख नहीं सकते, दोनों अलग अलग रिजल्ट है। एडिशन के लिए हो रहा था, इसलिए एडिशन के लिए जीरो तुम्हारा एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हो तुम। तो सेम चीज जीरो सबट्रैक्शन के लिए नहीं होगा, सबट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए मैंने देखो एडिटिव आइडेंटिटी लिखा है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेटिव लिखा है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सबट्रैक्शन के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि सबट्रैक्शन के लिए ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हो रहा था कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वैसे ही कॉन्सेप्ट अगर वाइज तुम चलोगे तो सेम है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या? मतलब ऐसा एक नंबर जिस नंबर से तो अगर तुम कोई भी होल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर तुम्हें वापस मिलेगा। जैसे कि मान लो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एक को तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, जैसे एडिशन के लिए हो रहा था। ठीक है, तो देखो 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, 8 से करोगे तो 8 ही आएगा। मतलब जिस नंबर से तुम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर तुम्हें घूम के वापस मिल रहा है, इसलिए तुम्हारा एक हो जाएगा क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब अगर a एक होल नंबर है मान लो, तो a के साथ एक मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा। ठीक है, अगर एक को तुम पहले लिखे तो भी कोई बात नहीं, सेम रिजल्ट ही आएगा।
ठीक है, मतलब तुम क्या लिख सकते हो, a इंटू वन इक्वल्स टू वन इंटू ए, ये लिख सकते हो तुम, क्योंकि दोनों ही तो ए रिजल्ट आ रहा है ना, दोनों ही सेम है, तो ये रिलेशन तुम लिख सकते हो। इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या, वन तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है? तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ, जीरो हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुआ, एक हुआ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो और छोटा छोटा थ्योरी है, हम लोग बोल देंगे। देखो, डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो, जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो से कोई नंबर अगर तुम डिवाइड करोगे तो जीरो ही आता है। जैसे मान लो जीरो डिवीजन ए, हमेशा ए होगा, मतलब जीरो से कोई नंबर अगर जीरो से कोई नंबर अगर तुम डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। जीरो से कोई भी अगर होल नंबर तुम डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा। जैसे कि अगर तुम जीरो से 5 डिवाइड किए जीरो आएगा, जीरो से 8 डिवाइड किए जीरो, कोई भी नंबर तुम डिवाइड करो, जीरो से तुम 1000 डिवाइड करो जीरो आएगा, फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर तुम डिवाइड कर रहे हो, जीरो से अगर डिवाइड करोगे तो वो जीरो ही होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हर एक केस में मैंने क्या, जीरो से डिवाइड किया है, जीरो को डिवाइड किया है। ठीक है, जीरो पहले लिखे हैं, लेकिन अगर इसको ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, मतलब मान लो इसको ऑर्डर को चेंज करके हम क्या किए, जीरो को बाद में डाल दिए। देखो, हर एक केस में जीरो को बाद में डाल दिए, हर एक केस में हम क्या, जीरो को बाद में डाल दिए, तब तुम्हारा आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब तुम जीरो को डिवाइड कर रहे हो। ये जो पहला वाला केस है ना, इसका मतलब है हर एक केस में तुम जीरो को डिवाइड कर रहे हो, कोई भी होल नंबर से तुम जीरो को डिवाइड कर रहे हो। जैसे पहले वाले केस में जीरो को तुम डिवाइड कर रहे हो 5 से, उसके बाद जीरो को डिवाइड कर रहे हो 8 से, उसके बाद जीरो को डिवाइड कर रहे हो 1000 से। मतलब जीरो को अगर तुम डिवाइड करोगे कोई भी होल नंबर से, आंसर तुम्हारा हमेशा जीरो। लेकिन सेकेंड वाले केस में मीनिंग अलग है। सेकेंड वाले केस में तुम जीरो से डिवाइड कर रहे हो, जीरो को डिवाइड नहीं कर रहे हो, जीरो से डिवाइड कर रहे हो। मतलब 5 को तुम जीरो से डिवाइड कर रहे हो, 8 को तुम जीरो से डिवाइड कर रहे हो, 1000 को तुम जीरो से डिवाइड कर रहे हो। हर एक केस में तुम्हारा आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब आंसर नहीं मिलेगा, नॉट डिफाइंड, आंसर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों का डिफरेंस समझना होगा तुमको। ठीक है, अच्छा, ये हो गया डिवीजन बाय जीरो। अच्छा, उसके बाद आते हैं, दो और थ्योरी है, छोटा छोटा पढ़ लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देखना बुक में दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये कैसा है, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम लोग। देखो, हम तुमको सॉल्व करते बोले कि शिवांगी ये सॉल्व करो, ठीक है, ये सॉल्व करो, ये कितना आएगा। तुम क्या करोगे, दो तरीके से ये सॉल्व कर सकते हो। पहला वाला तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका है। कैसे करोगे, तुम करोगे कि 5 + 6 कितना होता है, 11, तो 7 × 11 मतलब 77, हो गया आंसर। ये नॉर्मल वाला तरीका है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला अभी जो मेथड है, उस मेथड में तुम ये वाला लॉजिक अप्लाई करोगे जो हम लिखे हैं ऊपर, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। दूसरा वाला तरीका क्या है, देखो 7 से 5 और 6 मल्टीप्लाई है ना, मतलब तुम 7 से इंडिविजुअली पहले 5 मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 7 से इंडिविजुअली 6 मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या, 7 × 5, 7 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या, 7 × 6, और बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन लग जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके तुम जो आएगा लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें जो आएगा लिखोगे, बीच में प्लस साइन। अब तुम करो, देखो आंसर तुम्हारा वही आएगा जैसे पहला आया था। तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब क्या, तुम ये जो एडिशन है ना, इस एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक बार 5 के साथ 7, एक बार 6 के साथ 7। समझ में आ रहा है? तो ये देख लेना ठीक से, ऐसे इसके ऊपर सम है। ठीक है, अच्छा, सेम चीज अगर हम एडिशन ना करके इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, तब कैसा होगा, कुछ नहीं, सिर्फ ये वाला साइन पहले एडिशन था इसलिए एडिशन हो रहा था, अभी सब्ट्रैक्शन लिखा है इसलिए सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मान लो इसको हम थोड़ा चेंज करके सब्ट्रैक्शन कर दिए, वही सेम लॉजिक होगा। पहले 7 के साथ 6 होगा, उसके बाद 7 के साथ 4 होगा, तो 7 के साथ 6 ऐसा, 7 के साथ 4 ऐसा। अभी बीच में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन साइन बिठा देंगे। इसको करो, कितना आएगा, इसको करो, कितना आएगा, माइनस करो, जो आया दोनों से माइनस करो। ठीक है, सेम चीज सेम प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां तक हो गया मेरा थ्योरी पार्ट। ठीक है, ये जो जितना भी हम तुमको थ्योरी पढ़ाए, इसी के ऊपर एक्सरसाइज 2.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। ये थ्योरी बहुत अच्छी से समझना होगा, नहीं तो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 देखो, पहला वाला सम क्या है। अच्छा देखो, एक्सरसाइज 2.2 हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा, तो सॉल्व करने से पहले और एक चीज़ तुमको बताना चाहूँगा मैं कि देखो,
हम लोग क्या पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टी अभी भी पढ़े, ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े। तो ये सब कुछ क्या हम लोग एडिशन के लिए पढ़े, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़े और मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़े। लेकिन डिवीजन के लिए भी होता है, क्योंकि डिवीजन वाला जो केस है वो तुम लोग का सिलेबस में उतना अच्छे से है नहीं, मतलब सिलेबस में है नहीं डिवीजन वाला केस, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। मैंने ये तीनों ही डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी डिवीजन वाला हम तुमको बता दे रहे, तुम जान लो ताकि तुम्हारी काम आएगा। तो डिवीजन में देखो क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। क्या हो रहा है कि ए और बी दो अगर होल नंबर है, ठीक है, तो ए डिवीजन बी करेंगे, अगर ए डिवीजन बी करके मुझे होल नंबर ही मिलेगा तो ही हम लोग बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हो रहा था, सब्ट्रैक्शन के लिए हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा था, सेम डिवीजन के लिए भी होगा। तो कॉन्सेप्ट सेम है। तो ए और बी अगर दो होल नंबर है तो ए डिवीजन बी करके दो होल नंबर को डिवाइड करके जो मुझे मिलेगा आंसर, ये अगर होल नंबर है तो ही हम लोग बोलेंगे कि हाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है क्या कि ए डिवीजन बी करके तुम्हें होल नंबर कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है तुम ए और बी का क्या वैल्यू लिए हो उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि मान लो हम ए का वैल्यू अगर मान लो 4 ले रहे हैं, बी का वैल्यू 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो ए डिवीजन बी करोगे तो क्या आएगा, 4 डिवीजन 2 आएगा, ए का वैल्यू 4 बी का वैल्यू 2, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो 2 तुम्हारा होल नंबर है, मतलब क्या हुआ, ए और बी होल नंबर था, ए डिवीजन बी करके मुझे जो मिला वो भी एक होल नंबर है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ तुम्हारा डिवीजन तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन तुम वैल्यू को थोड़ा चेंज कर दो, वैल्यू को थोड़ा चेंज कर दो। अभी ए का वैल्यू 2 ले लो, बी का वैल्यू 4 ले लो, अभी क्या आएगा, ए डिवीजन बी करके अभी देखो 2 डिवीजन 4 आएगा, मतलब कितना आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवीजन 4 को 2/4 लिख सकते हैं। मतलब क्या, रिड्यूस करो 1/2 आ रहा है, 1/2 मतलब क्या 0.5 है, तो 0.5 होल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर तुम इसको 0.5 ना करके 1/2 ही रखोगे फिर भी तुम बोलोगे सर कि 1/2 होल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों होल नंबर था लेकिन ए डिवीजन बी करके तुम्हें होल नंबर नहीं मिला। मतलब क्या, तुम इस कंडीशन से बोल सकते हो नहीं ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, वो डिपेंड करता है ए और बी का तुम कौन सा वैल्यू चूज करोगे उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर ये सेटिस्फाई करना ना करना सब कुछ है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ए और बी अगर दोनों होल नंबर है, ठीक है, तो ए डिवीजन बी करके तुम्हें होल नंबर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। मतलब क्या, ये डिवीजन के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई कभी करता है कभी नहीं करता है, डिपेंड करता है तुम ए और बी का कौन सा वैल्यू ले रहे हो इसके ऊपर। जैसे मैंने एडिशन के लिए एकदम क्लियरली बोल दिया था कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एकदम कॉन्फर्म, लेकिन वो वाला चीज़ हम लोग डिवीजन के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो डिपेंड करेगा ए और बी का तुम कौन सा वैल्यू ले रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अभी हम लोग आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या था, देखो ए और बी अगर दोनों होल नंबर है, ठीक है, तो ए डिवीजन बी करके जो आएगा बी डिवीजन ए करके अगर वही आएगा, सेम चीज़ आएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है क्या कि ए डिवीजन बी करके तुम्हें जो आएगा बी डिवीजन ए करके वो तुम्हें नहीं आएगा, दोनों आंसर डिफरेंट आएगा। मतलब क्या, डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू 2 है, तो ए डिवीजन करोगे तो कितना आएगा, 6 डिवीजन 2, मतलब कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। वही तुम बी डिवीजन ए करो, देखो बी का वैल्यू कितना था 2, ए का वैल्यू 6, तो 2 डिवीजन 6 मतलब तुम इसको 2/6 लिख सकते हो। 2 डिवीजन 6 मतलब क्या, 2/6 लिख सकते हो। तो रिड्यूस करो, 2 1 कम 1, 2 3 जा 6, मतलब 1/3। देखो ये 3 आ रहा है, ये तो 1/3 आ रहा है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। मतलब ए डिवीजन बी और बी डिवीजन ए अलग अलग है, अलग अलग वैल्यू आ रहा है, मतलब दो इक्वल नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई द्वारा नहीं होगा, डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद आते हैं देखो लास्ट वाला प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या होगा, देखो इसके लिए तो तीनों होल नंबर चाहिए था, मतलब ए बी सी तीनों होल नंबर चाहिए था, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या होगा, ए डिवीजन बी करोगे और सी को अलग छोड़ दोगे। अच्छा, यहाँ से तुम क्या करोगे, बी डिवीजन सी ऐसे करोगे, देखोगे तुम्हें दोनों जो है दोनों इक्वल नहीं होगा।
अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है डिवीजन के लिए तो ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन को इक्वल होना पड़ेगा। अगर इक्वल होता तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई होता, लेकिन ये प्रैक्टिकली देखा जाता है इक्वल नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ए का वैल्यू मान लो 4 है, बी का वैल्यू मान लो 2 है, सी का वैल्यू भी मान लो 2 है, मान लो। ठीक है, अच्छा तो करो यहाँ पे देखो, ए का वैल्यू 4 बिठा है, बी का वैल्यू 2, ठीक है, सी का वैल्यू भी 2। अच्छा, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू भी 2। ठीक है, करो देखो 4 डिवीजन टू कितना आता है, 4 डिवीजन टू 2 आएगा। 4 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, डिवीजन 2 डिवीजन 2 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा कितना आया, 1 आया। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड वाला देखो सॉल्व करते हैं। 4 डिवीजन 2 डिवीजन 2 कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, अच्छा 4 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 आया, राइट हैंड साइड वाला 4 आया, तो देखो दोनों का वैल्यू अलग अलग हो गया। मतलब क्या, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन के लिए। ठीक है, इतना डिटेल्स तुम लोग का बुक में नहीं है, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, समझना। ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द सम बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। तुमको सम निकालना होगा रीअरेंजमेंट करके, रीअरेंज करके। ठीक है, देखो एक नंबर हम दिखा देते हैं कैसे ये सब सम हम लोग करेंगे। पहला वाला सम क्या है, 837 प्लस 208 प्लस 363। तुमको अरेंज करना होगा। अरेंज मतलब क्या, तुम कुछ भी तरीके से अरेंज कर सकते हो। तुमको ये सब दिया हुआ है, तुमको अरेंज करके ये सब सम करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये वाला पहला दिया है, ये बाद में दिया है, ये उसके बाद भी दिया है। तुम चाहते हो इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, रीअरेंज करके कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन चाहे वैसे ही। इंस्ट्रक्शन देखो दिया हुआ है क्लियरली, तुमको रीअरेंज करके ये सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो हम लोग ऐसे करेंगे, 837 के साथ मान लो 363 ऐड करेंगे। ठीक है, 208 को अलग कर देंगे, कर ही सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि 363 के साथ 208 ऐड करेंगे, इसको अलग कर देंगे, 837 को, वो भी कर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरीके से रीअरेंज करोगे। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट वाले पोर्शन का काम पहले होता है, पता है हम लोगों को, तो इसका काम पहले किया जाए। देखो 837 है और यहाँ पे 363 है, करो। मतलब क्या हुआ, 1200, यहाँ पे 208। ठीक है, जोड़ दो, आंसर क्या है 1408। यही तुम्हारा आंसर है, ये 8 है। ठीक है, 1408 यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अच्छा तो इस तरीके से जो बी वाला क्वेश्चन है ये तुम खुद करना। ठीक है, अपने मर्जी से रीअरेंज करना। देखो चारों नंबर दिया हुआ है, तुम अपने मर्जी से रीअरेंज करना। ठीक है, करके करना, ये होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ पे भी तुमको रीअरेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 2 × 1768 × 50। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब देखो रीअरेंज करोगे तुम अपने मर्जी से रीअरेंज कर सकते हो। मैंने 2 × 50 को अलग कर दिया, 2 × 50 को ब्रैकेट करके 1768 को अलग कर दिया। तुम चाहते हो किसी दूसरे मेथड से भी रीअरेंज कर सकते हो। मैंने 2 और 50 को ब्रैकेट में रखा। तुम अगर चाहते हो तो 1768 50 को भी ब्रैकेट रख सकते हो। ठीक है, 2 को अलग कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या करोगे। कोई भी तरीके से तुम करो, रीअरेंज करो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। लेकिन ये वाला हम क्यों किए ये तुमको बताते हैं। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो 2 × 50 कितना आता है, 100 × 1768। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 176,800। आंसर हो गया। देखो ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाला कॉपी कर लोगे तुम। ठीक है, यही आंसर है, इसी को तुम कॉपी कर लोगे। ठीक है, अच्छा रफ में देखो, अगर मान लो ये सम है तो ये वाला सम था। अगर मान लो मैंने ये रीअरेंजमेंट ना करके ये वाला रीअरेंजमेंट मैंने अगर किया होता, मान लो कि 50 के साथ 1768 हम लोग पेयर करके 2 को अलग कर देते, कर ही सकते थे। ठीक है, जो भी तुम करोगे, इसको भी अगर तुम सॉल्व करोगे ना, आंसर तुम्हारा यही आएगा, सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम ये वाला रीअरेंजमेंट करते ना तो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि तुमको इससे 50 को 1768 से पहले मल्टीप्लाई करना होता।
तो वो बहुत बड़ा वैल्यू आता, उसके साथ फिर 2 मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होता। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में कंपेरेटिवली देखो ये वाला थोड़ा इजी है, क्योंकि ये वाला तुम ऐसे मन में ही कर सकते हो, क्योंकि ये देखो 2 के साथ 50 मल्टीप्लाई है तो 100 हो गया, और 1760 मतलब क्या, ये ऐसे ही तुम मेंटली कर सकते हो, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा सा टफ हो जाता, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। मतलब क्या है, तुमको जब तुम रीअरेंज करोगे ना, तुम देखोगे कि कौन सा वाला 2 नंबर हम ले ताकि मुझे कैलकुलेशन कम करना पड़े, ठीक है। ये तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें आएगा। लेकिन हम फिर बता रहे हैं, अगर ये वाला तुम करोगे फिर भी गलत नहीं है, सिर्फ मेहनत तुमको ज़्यादा करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया सवाल, ठीक है। अच्छा, और एक हम दिखा देते हैं, जैसे कि मान लो सवाल नंबर सी, मान लो सी वाला सवाल, ठीक है। सी वाला देखो क्या दिया है, 8 इंटू 291 इंटू 125, ठीक है। ये देखो हम 8 और 125 को पेयर कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। इसका भी रीज़न वही है, सेम रीज़न है, क्योंकि 8 को अगर 125 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई ईजी होगा। अगर तुम किसी दूसरा रीअरेंजमेंट में जाओगे, मान लो तुम इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करोगे, 291 के साथ 125 मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में रखोगे, 8 को अलग कर दोगे, तो इन दैट केस ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मान लो अगर तुम ऐसा रीअरेंजमेंट करते कि 291 को 125 से करके 8 को अलग कर देते, कर ही सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन और टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इसके साथ तुम्हें 8 मल्टीप्लाई करना होता। मतलब क्या, ऐसा रीअरेंजमेंट करोगे तो टफ हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, गलत नहीं है, प्रोसेस गलत नहीं है, तुम कर ही सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा होगा। मतलब जब तुम रीअरेंजमेंट करोगे थोड़ा देख के करना है कि कौन सा वाला रीअरेंज करने से मेरा कैलकुलेशन कम होगा, ईजी होगा। अब देखो 8 के साथ 125 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो रफ में, 125 और 8 1000 आ रहा है, 1000 इंटू 291 मतलब क्या होगा, 291,000, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो देखो इसमें एकदम इजी हो जाएगा रीअरेंजमेंट में, ठीक है। अच्छा, और एक तो हम दिखाते हैं एग्जांपल, जैसे कि मान लो चलो एफ वाला दिखाते हैं, एकदम लास्ट वाला, ठीक है। देखो एफ वाला क्या है, 125 इंटू 40, ठीक है, इंटू 8 इंटू 25, ठीक है। ये देखो चारों नंबर दिया हुआ है ना। तो मान लो मैं 125 के साथ 8 पेयर करूँगा, ठीक है, ऐसे पेयर करूँगा, और 40 के साथ 25 पेयर करूँगा, कर ही सकते हैं, ठीक है, ऐसे पेयर करेंगे। तुम चाहते हो कि दूसरे नंबर के साथ भी पेयर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो किया तुमको वही करना है, दूसरे तरीके से भी तुम अरेंजमेंट कर सकते हो, जैसे भी करो आंसर तुम्हारा सेम आएगा। अच्छा, 125 के साथ 8 मल्टीप्लाई करोगे, अभी अभी किए थोड़ी देर पहले, तो 1000 आता है। 40 इंटू 25 करेंगे, तुम्हारा आएगा 1000, तो आंसर कितना होगा, देखो 3 0 और 3 0 मतलब कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा। तो 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो ये देखो, ये जो रीअरेंजमेंट मैंने किया है, इसमें ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही इजी हो गया। अगर तुम किसी और रीअरेंजमेंट में जाओगे आंसर तुम्हारा यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट करने के टाइम थोड़ा देख के करना होगा कि कौन सा वाला पेयर मैंने चूज़ करूँगा मैं, ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो, ठीक है। अच्छा, तो 2 नंबर वाला हो गया। अच्छा, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो पहला वाला करते हैं, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। देखो ये बहुत इजी है, देखो यहाँ पे भी 297 है, यहाँ पे भी 297 है, तो दोनों में 297 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 297 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन कैसे लिया जाता है, जब 2 सेम नंबर हो, एक ही नंबर होना होगा, सेम नंबर होना होगा, उसी को तुम कॉमन ले सकते हो। यहाँ भी देखो 297 है, यहाँ भी देखो 297 है, तो एक को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, देखो इस पार्ट में क्या बचा, 297 अगर हम उठा लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 17 बचेगा, तो 17 लिख दिए। इस पार्ट में क्या बचेगा, 297 को अगर कॉमन ले लिए तो 3 बच रहा है, तो 3 लिख दिए, ठीक है। दोनों का बीच में क्या, कौन सा वाला साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस डाल दिए, ब्रैकेट, समझ में आया। अच्छा, अब देखो 297 जैसा है वैसे लिख दिए, 17 और 3 ऐड करेंगे तो 20 आता है। अब मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही आंसर।
5940 तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चलो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो ए वाला तो हम करा दिए, और एक तो दिखा देते हैं सवाल, लास्ट वाला दिखाते हैं, डी वाला। डी वाला थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बाकी तुम कर पाओगे। ठीक है, डी में देखो क्या दिया है, 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, करके दोनों को जोड़ोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऐसा करना नहीं है। ठीक है, इसको किस तरीके से मैंने इजी वे में करेंगे वो देखना होगा तुमको, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से हम लोग करेंगे। पिछला वाला जो सम किया था ना, वो कौन सा प्रॉपर्टी था बोलो तो? अभी जो 3 का ए नंबर वाला हम लोग सॉल्व किया ना अभी 297 वाला, वो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन वाला प्रॉपर्टी था। थ्योरी में देखना मैंने पढ़ाया है मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, वो प्रॉपर्टी उसी का था। ठीक है ना, तो वैसे करना है। तो ये देखो, इसमें देखो हर एक नंबर तुम्हारा क्या अलग अलग है, तो कैसे कॉमन ले? सवाल आ ही सकता है कि यहाँ पे तो हर एक नंबर अलग अलग है, तो कॉमन कैसे ले? नंबर तो सेम नहीं है कहीं पे भी। देखो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे वो नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है, तो कॉमन कैसे लेंगे? पिछले वाला नंबर में तो 297 सेम था पिछले वाला सम में, इसलिए वो हम कॉमन लिए थे। इसमें तो कॉमन कैसे ले सकते हैं? इन दैट केस, इस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, नंबर को तोड़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारा कॉमन वाला पार्ट आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे? देखो देखो ये बहुत ईजी है। इसमें देखो ये जो 25 है ना, इस 25 को तुमको तोड़ना पड़ेगा। 25 को कैसे तोड़ेंगे? 5 इंटू 5 करके तोड़ेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, 3845 इंटू 5, ये जैसा है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 769, यहाँ पे देखो 25 है ना, इसको 5 इंटू 5 करके लिख ही सकते हैं हम, तो 5 इंटू 5 ही 25 आता है, तोड़ दिए। ठीक है, इंटू 218। समझ में आया इतना तक? अच्छा, अब देखो इसको हम 5 इंटू 5 करके तोड़ दिए, इसलिए देखो यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है, मतलब 5 मेरा कॉमन हो गया। पहले तो नहीं था, जब 25 को मैंने नहीं तोड़े थे तब कॉमन तो नहीं था। यहाँ पे देखो सब अलग अलग नंबर था, यहाँ पे देखो सब अलग अलग नंबर है, तो कॉमन कैसे लोगे? कॉमन हम तभी ले सकते हैं जब अगर सिमिलर नंबर है, तो सेम नंबर है तो तभी हम कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अभी देखो 5 एक तो है, यहाँ पे देखो एक 5 है, मतलब 5 कॉमन हो गया। तो 25 को तुम तोड़े इसीलिए, लेकिन हम 5 को कॉमन लेंगे नहीं, क्योंकि मुझे और भी तोड़ना होगा। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे? देखो यहाँ पे जैसा है वैसे ही रखेंगे इसको, 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस यहाँ पे देखो 769 से एक 5 मल्टीप्लाई करो, एक तो 5 769 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये जो 769 5 है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो। ठीक है, जैसे बाकी जो रिमेनिंग 5 थे इसको ऐसे छोड़ दो। मैंने क्या किया, पहले 25 को 5 इंटू 5 में तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद 769 से एक तो 5 मल्टीप्लाई किया करके मुझे ये मिला, और जैसे 5 इंटू 218 था वैसे 5 इंटू 218 है। अभी देखो दो नंबर तुम्हारा कॉमन हो गया, 3845 और 5। यहाँ पे देखो 3845 और 5 दो नंबर कॉमन है, ये भी 38455, ये भी 3845 और 5। अब तुम दोनों को कॉमन ले लेंगे हम दोनों में से, क्योंकि दो नंबर इसमें भी है इसमें भी है, तो 3845 और 5 को कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा अगर कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 3845 और 5 कॉमन ले लेंगे तो 782 बचेगा, लिख दिया 782। यहाँ पे क्या बचेगा, 3845 5 कॉमन ले लेंगे तो 218 बचेगा, 218 लिख दिए। अब दोनों के बीच में कौन सा वाला साइन है, प्लस साइन है, प्लस दे दिए। ठीक है, अच्छा देखो अभी जैसा है वैसे लिखो, 3845 इंटू 5 इंटू, अब इन दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 782 और 218 ऐड करो, 1000, देखो 1000 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 3845 और 5 को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। ये रफ में हो रहा है। ठीक है, नाइनटीन 225, देखो 19225 और ये 1000 था, लिख दिए, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 19225 000 हो गया आंसर तुम्हारा। ठीक है, तो बहुत इजी है। पहले 25 को तोड़ना है 5 इंटू 5 में, उसके बाद एक 5 के साथ 769 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3845 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 3845 और 5, यहाँ पे 3845 और 5 सेम हो गया। अब 3845 और 5 को कॉमन ले लेंगे हम, तो बाकी तो तुम्हारे सामने ही हम सॉल्व किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ट्रिकी सम है, इसको ठीक से प्रैक्टिस करना।
ठीक है। अच्छा, नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो सम है 3 के अंदर ये तुम कर सकोगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा टफ था, इसलिए ये मैंने करवा दिया। अच्छा, नंबर 4 में आते हैं। देखो सवाल नंबर 4 में आते हैं। देखो क्या दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यूज करके तुमको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, देखो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रॉपर्टी यूज करके निकालना है। इंस्ट्रक्शन में क्लियरली दिया हुआ है। तो पहला क्या है, 738 इंटू 103, ठीक है ना। तो नॉर्मल तुमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रॉपर्टी यूज करके मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कौन सा वाला प्रॉपर्टी हम यूज करें, देखो 103 को हम लोग तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, 738 इंटू 100 प्लस 3, ऐसे तोड़ेंगे। कर ही सकते हैं, 100 प्लस 3 तो 103 आता है ना। अब देखो वो वाला थ्योरी में हम तुमको पढ़ाए हैं थोड़ी देर पहले, तुम अगर याद नहीं आ रहा है तो एकदम बैकवर्ड में जाओ, बैकवर्ड में जाके तुम देख सकते हो कि वो वाला थ्योरी पढ़ाए थे हम। क्या, कौन सा वाला थ्योरी था, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देखना पढ़ाए हैं हम, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, वो वाला प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। ठीक है, उसमें देखना ये वाला है, वो जो ये जो सम है ना, ये उस प्रॉपर्टी के ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उस प्रॉपर्टी में, इसके साथ पहले ये वाला मल्टीप्लाई करते थे, उसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करते थे। मतलब 738 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 100 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 738 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में तो प्लस साइन है तो जोड़ देंगे प्लस साइन से। अब ये वाला मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 73800, प्लस मल्टीप्लाई करो 738 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 2214। अब जोड़ दो, सेवन सिक्स जीरो वन फोर हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, वो वाला जो थ्योरी पढ़ाए थे उसके ऊपर ये है, वो वाला प्रॉपर्टी इसमें हम लोग यूज़ किए। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सम भी तुम इस तरीके से ही करोगे। ठीक है, इस तरीके से ही, इस प्रॉपर्टी से ही होगा। ठीक है, और एक तो हम दिखाते हैं, मान लो हम कौन सा वाला दिखाए, मान लो लास्ट वाला दिखाते हैं, डी वाला ही दिखाते हैं। देखो क्या है, 1005 इंटू 168, मान लो यही दिखाते हैं, ये वाला सम दिखाते हैं। ठीक है, तरीका सेम होगा, सिर्फ थोड़ा सा अप्रोच अलग अलग होता है हर एक का। देखो 105 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ सकते हैं, 105 को लिख ही सकते हैं 168। तो ये भी देखो सेम है, वो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके साथ कौन सा वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पहले, और इसके साथ ये वाला। ठीक है, तो 168 के साथ 1000 करेंगे, और 168 के साथ 5 करेंगे, और बीच में प्लस साइन है इसलिए प्लस साइन होगा। ठीक है, अगर बीच में माइनस रहता तो तुम बीच में माइनस डालते, तब उस प्रॉपर्टी को नाम हो जाता क्या, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। दो प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, एक एडिशन में पढ़ाए थे, एक सब्ट्रैक्शन में पढ़ाए थे। साइन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वाला साइन है, बीच में प्लस होगा तो एडिशन, बीच में माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा तो मल्टीप्लाई करो 168,000 प्लस मल्टीप्लाई करो 168 के साथ 5, $840, जोड़ो दोनों को, देखो कितना आ रहा है 168,840, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो नंबर 4 भी हो गया, बाकी सम इसी तरीके से करोगे। अच्छा, सवाल नंबर 5 में आते हैं। देखो सवाल नंबर 5 क्या दिया है, अ टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो मतलब पहले दिन क्या किया, मंडे में वो 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टैंक में डाला। ठीक है, उसका अगला दिन मतलब नेक्स्ट दिन ट्यूसडे 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डाला उसने। ठीक है, इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल। मतलब टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया, पहले 40 लीटर ऑफ पेट्रोल डाला मंडे को। ठीक है, उसका अगला दिन मतलब ट्यूसडे को और 50 लीटर पेट्रोल डाला, लेकिन पेट्रोल का कॉस्ट देखो लिखा हुआ है 44 पर लीटर। 44 पर लीटर मतलब क्या, 1 लीटर का प्राइस है ₹44। तो उस हिसाब से उसने कितना पैसा खर्चा किया, पेट्रोल में कितना पैसा खर्चा किया, तो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे कि पेट्रोल, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे इक्वल्स टू 40 लीटर। मंडे में
40 लीटर पेट्रोल उसने डाला है टैंक में, उसका अगला दिन फिर 50 लीटर पेट्रोल डाला है, मतलब क्या लिखेंगे, पेट्रोल filled on the next day इक्वल टू 50 लीटर। तो टोटल कितना पेट्रोल उसने डाला था, 90 लीटर। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल पेट्रोल फिल्ड इन दी टैंक, दोनों को जोड़ देंगे, 40 + 50, ये 0 है, ठीक है। लीटर कितना हुआ, 90 लीटर टोटल पेट्रोल उसने डाला है 2 दिन में। अब देखो 1 लीटर का पेट्रोल का कॉस्ट कितना है, 44 रुपीज़। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इक्वल्स टू ₹44। तो 1 लीटर का कॉस्ट अगर 44 रुपीज़ है तो 90 लीटर का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ही spent on petrol equals to 44 × 90, मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वही आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, देखो ये तो बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे, रफ में मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तुम्हारा होगा ₹3960, 3960 रुपीज़, इतना पैसा उसको लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब सम करेंगे, तो बहुत इजी सम था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 वाला जो सम है ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। नंबर 6 वाला हम नहीं करा रहे, ये तुम्हें होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। ये तुम होमवर्क करोगे नंबर 6 को, ठीक है, पढ़ोगे कि नंबर 6 वाला सम क्या दिया है, ठीक है, उस हिसाब से नंबर 6 को सॉल्व करोगे। अच्छा, लास्ट सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में देखो ये दिया है, मैच द फॉलोइंग दिया है, ठीक है ना, मैच करना होगा। तो लेफ्ट साइड में देखो दिया हुआ है, पहला वाला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, पहले कॉपी करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। देखो क्या है, 425 है इंटू 136 है। पिक्चर थोड़ा हेजी है, ठीक है, इसलिए अगर गलत हो जाए तो उसको तुम खुद करेक्ट कर लेना, क्योंकि पिक्चर बहुत हेजी है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा अच्छी से समझ नहीं पा रहे कि कौन सा डिजिट वाला कौन सा है ना है। तो तुम अगर गलती हो तो उसको सुधार लेना, क्योंकि पिक्चर बहुत हेजी है, ठीक है, हम ठीक समझ नहीं पा रहे क्या डिजिट क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो पहला वाला है 425 इंटू 136, उसके बाद शायद इक्वल टू साइन दिया हुआ है 425 इंटू, उसके बाद ये दिया हुआ है तुम्हारा शायद ऐसा होगा 6 + 30 + 100, ठीक है, ऐसा दिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहला वाले का हो गया। अच्छा, दूसरा वाला देखो क्या है, 2 × 49, ठीक है, इंटू 50 इक्वल्स टू 2 × 50 × 49। अच्छा, राइट साइड हम ऐसे बताएंगे, तुम मार्क कर लेना, हम लेफ्ट साइड कॉपी कर रहे हैं। तीसरा वाला है 80 + 2005, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो साइन है 2005 के बाद ये शायद प्लस होगा, ठीक है, देख लेना क्या है, ठीक है, हम समझ नहीं पा रहे ठीक से। अच्छा, इक्वल टू 80 + 20 + 2005, ठीक है। अच्छा, राइट साइड में देखो ABC करके दिया हुआ है। पहला वाला जो ए है ना वो कम्यूटेटिविटी ऑर्डर दिया है, कम्यूटेटिविटी ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बी वाला दिया है कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, और सी वाला दिया है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। कौन सा वाला होगा, तो देखो पहला वाला देखो जो है, ठीक है, पहला वाला कौन सा होगा, दूसरा वाला कौन सा होगा, तुमको मैच करना होगा। तो पहला ये जो 1 नंबर है ना, ये 1 नंबर वाला कौन सा किसके साथ मैच होगा, ए के साथ मैच होगा, बी के साथ मैच होगा, या सी के साथ मैच होगा। तो देखो ए में पहला वाला सवाल में क्या दिया है, इस 136 को उन लोगों ने तोड़ दिया है, 136 को 6 + 30 + 100 में 136 को उन लोगों ने तोड़ दिया है। तुम इन तीनों को ऐड करो तो 136 ही मिलेगा। मतलब ये वाला प्रॉपर्टी कौन सा होगा, ये वाला प्रॉपर्टी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। मतलब लास्ट वाला जो है वो वाला होगा, मतलब आई का जो होगा ना मैच होगा, ये सी वाला मैच होगा, एकदम लास्ट वाला जो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो 1 नंबर का साथ मैच होगा एकदम लास्ट वाला सी वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो नंबर 2 में दिया क्या है, 2 × 49 × 50। ये भी देखो सेम है, सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया है, ठीक है ना। सेम 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 49 था, इसमें भी 49 है, इसमें 50 था, इसमें भी 50 है, नंबर सेम है, सिर्फ ऑर्डर को थोड़ा मतलब अलग कर दिया है। तो ठीक है, ये वाला कौन सा वाला प्रॉपर्टी है, मतलब बी और ए में से कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बी और ए है ये वाला होगा तुम्हारा कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो ए वाला है ना वो ए के साथ जाएगा ये, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन है। देखो हर एक में देखो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, मतलब कौन सा वाला होगा, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा, जो ए में दिया है वो वाला होगा, ठीक है। और जो बचा 3 नंबर वाला, ये वाला जाएगा बी के साथ। बी का देखा क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। एडिशन देखो, इसमें देखो एडिशन वाला साइन है इसलिए एडिशन होगा, पहला वाला मल्टीप्लिकेशन वाला साइन था इसलिए मल्टीप्लिकेशन वाला हो रहा था, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो इसी के साथ तुम लोग का जो एक्सरसाइज 2.2 है ये ख़त्म, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना तो समझ में आ जाएगा, और होमवर्क सब कुछ कर लेना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।